यूपीपीसीएस मेंस 2023 को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे समान नागरिक संहिता। देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना रहा है और हाल ही में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी इसके पर एक रिमार्क किया गया कि भारत में यहाँ पर एक ही देश में दो कानून नहीं हो सकते। यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं, सभी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से ही यहाँ पर एक प्रशासित होना चाहिए और एक देश एक कानून व्यवस्था के तहत संचालित होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या प्रावधान है भारत में, यहाँ पे इसको लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं, क्या भारत में जो एक कह सकते हैं कि आधुनिक देश के रूप में, डिजिटल देश के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, वो अपनी परंपराओं और सभ्यताओं को क्या साथ में लेकर के क्या एक परंपरा और आधुनिकता में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पर प्रभावी हो सकता है। इसके संदर्भ में क्या पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, ये क्या समान नागरिक संहिता है क्या, और इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं समान नागरिक संहिता है क्या। सबसे बड़ा जो पहलू है, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि समान नागरिक संहिता क्या है। देखिए, किसी भी देश में जो है समान नागरिक संहिता के संदर्भ में यहाँ पर एक बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है कि भारत में देखा जाए तो एक प्रस्तावित आपका एक विधिक यहाँ पे ढांचा है और उसके माध्यम से ही यहाँ पर सभी को उसी कानून के तहत यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थितियों में सभी को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय संबंधित हो, उन्हें को यहाँ पर एक ही कानून के तहत यहाँ पे संचालित किया जाता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हों, लेकिन उनसे जुड़े कई अन्य पहलू भी हैं जो कि अलग अलग हैं, जैसे कि विवाह की प्रक्रियाएं हो गई, तलाक संबंधित चीजें हो गई, संपत्ति संबंधी विवाद हो गए और अन्य तरीके की चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि यहाँ पर हर धर्म में आपको अलग तरीके से देखने को मिलती हैं। जब समान नागरिक संहिता लागू होगा तो वहां पर इन सारे पहलुओं को, जिसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत विषयों से संबंधित यहाँ पर एक सार्वभौमिक एवं एक समान कानूनों के माध्यम से उनको संहिताबद्ध करना ही यहाँ पे समान नागरिक संहिता कहलाएगा। इस संहिता के माध्यम से यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 44 में, जो कि वहां पर साफ साफ यहाँ पर कहता है कि जहां कहा गया कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो ऐसा नहीं कि सरकार ये हम पर लेकर आ रही है या अलग से उसको लगाया जा रहा है। हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में भी यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। भारत में देखा जाए तो कई सारे व्यक्तिगत कानून हैं। पर्सनल लॉ की यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून के विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत यहाँ पे शामिल हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जो 3 सूचियां हैं जिसमें विषयों का बंटवारा किया गया है, ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, उसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे जो विषय हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत। भारतीय संसद के द्वारा 1956 में हिंदू व्यक्तिगत कानून, जो कि सिखों, जैनियों, बौद्धों पर लागू होते हैं, को संहिताबद्ध भी यहां पर किया गया था। देखा जाए तो इन संहिता विधेयक को 4 भागों में विभाजित किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्त वयता और संरक्षिता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। दूसरी ओर 1937 में एक शरीयत कानून भारत में मुसलमानों के सभी व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है और इससे स्पष्ट है कि भारत जो है यहाँ पे भारतीय कहा गया है कि राज्य व्यक्तिगत विवादों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और एक धार्मिक प्राधिकरण जो है कुरान और हदीस की अपनी व्याख्या के आधार पर यहाँ पर घोषणा करेगा। तो एक तरफ यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू संबंधित यहाँ पे जो कानून है, दूसरी तरफ यहाँ पे शरीयत है या कुरान संबंधित, हदीस संबंधित यहाँ पे कानून है, जो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग यहाँ पे व्यक्तिगत स्तरों पर इसे व्याख्यायित करते हैं और उनके अनुसार अपने धर्मों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को संचालित किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम सिविल संहिता को लेकर आते हैं तो वहां पर ये सारी अलग अलग प्रक्रियाएं वो समाप्त हो जाएंगी। इसमें देखा जाए, इस थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में समझ लेते हैं। इसकी शुरुआत कब कैसे हुई, इसकी स्थिति कैसी, इसमें क्या बदलाव आए समय समय पर और अन्य पर्सपेक्टिव। सबसे पहले देखिए, समान नागरिक जो संहिता है, इसकी अवधारणा का जो विकास है वो औपनिवेशिक भारत में ही हो चुका था और इसमें देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1835 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने की यहाँ पर आवश्यकता है।
और हालांकि रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों के इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनों के एकीकरण जो आपराधिक संहिताबद्ध ये कह सकते हैं अपराधों के संबंध में ही थी, लेकिन कानूनों के एकीकरण की एक पहल आपको वहां पर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ब्रिटिश शासन के अंत में अगर हम देखें तो व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि हुई। सरकार को 1941 में देखा जाए तो हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने की यहां पर के लिए BN राव समिति का यहां पर गठन किया गया। इसके आधार पर जो सिफारिशें की गई उसके माध्यम से हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के लिए निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित किया गया। संहिताबद्ध करने हेतु 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक को भी यहां पर अपनाया गया। हालांकि इसमें देखा जाए तो कुछ धर्मों को इससे बाहर भी रखा गया, जैसे कि इसमें मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए यहां पर अलग अलग व्यक्तिगत कानून बने रहे। कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों की जो भूमिका रही उसको अगर हम देखें तो अक्सर अपने निर्णयों में इन्होंने कहा कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। जैसे कुछ मामले भी यहां पर देखने को मिलते हैं। साहबानो मामला जो 1985 में यहां पर दिया गया निर्णय इस संबंध में देखा जा सकता है। सरला मुदगलवाद 1955 भी यहां पर इस संबंध में आपको देखा जा सकता है। ये दोनों ही मामलों को अगर हम देखे जाए तो इसमें आपको बहुविवाह के मामलों और इससे संबंधित कानूनों के बीच के विवाद यहां पर आपको जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यहां यह भी तर्क दिया जाता है कि ट्रिपल तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाएं एक महिला के सम्मान और उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के प्रतिकूल है और केंद्र ने सवाल उठाया कि क्या धार्मिक प्रथाओं में दी गई इस तरीके की संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं का तक विस्तारित होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का यहां पर उल्लंघन करती हैं। तो काफी यहां पे एक कह सकते हैं कि दुविधा हो जाती है। संवैधानिक स्तर पे आपको अलग प्रावधान दिए गए हैं और जो कानून यहां पर बने हुए हैं वो अलग तरीके से, यहां पे जो पर्सनल लॉज हैं वो अलग तरीके से व्याख्यायित करते हैं। तो एक देखा जाए एक ही देश में दो तरीके, एक तरफ आपका संविधान यहां पर है और दूसरी तरफ इस तरह के पर्सनल लॉज हैं और यहां पर आपको दोनों ही यहां पर अलग अलग तरीके से काफी सारी चीजों को व्याख्यायित करते हैं। वर्तमान में देखें जो भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति है उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश में डाल देता हूं। सबसे पहली चीज जो वर्तमान में भारत में देखे जाए तो अधिकांश भारतीय कानून हैं जैसे कि जो सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी भारत में कई कानून हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन करते हैं। कौन कौन से? जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932 और साक्ष्य अधिनियम 1872। हालांकि देखा जाए तो कई राज्यों में यहां पर संशोधन किए गए हैं, परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानून में अभी भी यहां पर विविधता आपको दिखाई देती है। हाल ही में देखा जाए तो कई राज्यों ने यहां पर एक समान रूप से मोटर वाहन अधिनियम 2019 को लागू करने से यहां पर इनकार कर दिया था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो उस भारत का एक राज्य जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर चुका है वो है गोवा। इसको यहां पर ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले कंटेंट पर कि भारत में जो है समान नागरिक संहिता के पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं। ठीक है, कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए या नहीं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले पक्ष में हम क्या क्या तर्क दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज थी लैंगिक समानता की ओर आपको अगर कदम बढ़ाना है तो यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना बहुत जरूरी पहलू है। भारत में देखा जाए तो व्यक्तिगत कानून प्रायः महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, जैसे कि विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संरक्षण से संबंधित मामलों में। लेकिन यदि यहां पर लैंगिक समानता की इन स्थितियों को यहां पर जो असमानताएं उन्हें समाप्त करना है तो वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना आवश्यक है। समान नागरिक संहिता इस तरह के भेदभाव को यहां पर समाप्त करने में यहां पर सक्षम है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, महिलाओं के शक्तिकरण में को यहां पर ज्यादा यहां पर प्राथमिकता मिल सकती है। दूसरी तरफ देखें तो कानूनों की सरलता और यहां पर स्पष्टता के लिए भी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, क्योंकि इसके माध्यम से यहां पर कानूनों के मौजूदा जो ढुलमुल तंत्र है, जो शिथिलता है, उसको यहां पे समाप्त करके एक समूह में प्रतिस्थापित किया जा सकता है और एक विधिक प्रणाली को यह ज्यादा सरल बनाएगी, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी और इसे लागू करना भी यहां पर ज्यादा आसान हो जाएगा जब यहां पर किसी भी प्रकार के धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर बिना भेद किए आपको एक ही कानून के अंतर्गत यहां पर सभी व्यक्तियों को के माध्यम से उनको यहां पर सेवा प्रदान की जाएगी या दंड दिए जाएंगे। इससे सभी नागरिकों के लिए कानून अधिक सुलभ हो जाएंगे और वे आसानी से समझ पाएंगे।
इसके साथ साथ एकरूपता और निरंतरता के लिए भी ये आवश्यक है। देखा जाए तो समान नागरिक संहिता कानून के अनुप्रयोग में निरंतरता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि ये सभी के लिए समान रूप से लागू होगी। कानून के अनुप्रयोग में भेदभाव और असंगति के जोखिम को ये यहां पर कम करेगी, और साथ ही साथ यह धर्म या व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव को समाप्त करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कानून के तहत सभी को समान अधिकार और सुरक्षा यहां पर प्राप्त हो। आधुनिकीकरण और सुधार के दृष्टिकोण से भी इसे देखा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता भारतीय विधि प्रणाली के आधुनिकीकरण और इसमें सुधार की यहां पर अनुमति देगी, क्योंकि यह समकालीन मूल्यों एवं सिद्धांतों के साथ कानूनों को अद्यतन करने और सामंजस्य बनाने का यहां पर अवसर प्रदान करती है। युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति, जबकि विश्व में देखा जाए तो डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है। युवाओं की सामाजिक प्रवृत्ति एवं आकांक्षाएं समानता, मानवता, आधुनिकता के सार्वभौमिक और वैश्विक सिद्धांतों से यहां से प्रभावित हो रही है। तो ऐसे सभी स्थितियों में देखा जाए तो ये प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनकी क्षमता को हम अधिकतम कर सकते हैं। सामाजिक समरसता समान नागरिक संहिता सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु ऐसे नियम के एक सामान्य समूह यहां पे हमें प्रदान करेगा। साथ ही विभिन्न धार्मिक और सामुदायिक यहाँ पे समूहों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति होती है, लगातार अलग अलग प्रकार की योजन प्रयोजन प्रक्रियाओं के माध्यम से उसे भी यहाँ पर कम करने में हमें मदद मिलेगी। तो काफ़ी सारे अगर एस्पेक्ट हम देखें भारत की स्थिति को ध्यान में रखकर, जहाँ काफ़ी सारी यहाँ पर आपको विविधताएं हैं, तो वहाँ पर समान नागरिक संहिता काफ़ी सारे मुद्दों को यहाँ पर सरल बना सकती है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि भारत जो है विविधता ही उसकी यहाँ पर आपको देखी जाए तो पहचान रही है, और भारत में देखा जाए संवैधानिक स्तर भी में मौलिक अधिकार भी दिया गया है कि सभी धर्मों को अपने अपने मान्यताओं को, भाषा, संस्कृति आदि को मानने का, संरक्षण करने का यहाँ पर अधिकार देता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विपक्ष में भी काफी सारे तर्क दिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर इसके विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता भारत में धर्म, संस्कृति, परंपराओं की समृद्धि और विविधतापूर्ण एक देश रहा है। इस विविधता के खतरे के रूप में यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखा जा सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक जो समुदाय हैं उनमें यहाँ पर जो विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों को यहाँ पर ये समाप्त कर देगा। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो लोगों का ये भी तर्क है कि समान नागरिक संहिता इस अधिकार का उल्लंघन करेगी। व्यक्तियों को ऐसे कानूनों का पालन करने की आवश्यकता है जो उनके धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के यहाँ पे अनुरूप नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा आम सहमति का भी इसमें आपको अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो भारत में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समुदायों के बीच यहाँ पे अभी भी कोई आम सहमति यहाँ पर नहीं है, और इस परिदृश्य में अगर हम देखें तो संहिता को लागू करना कठिन है और इसके सभी समुदायों के सहमति और समर्थन की यहाँ पर इसलिए आवश्यकता होगी। ये तो हो गया पक्ष और विपक्ष में तर्क, लेकिन यहाँ पर हम विधि आयोग को समझते हैं। विधि आयोग देखा जाए तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं, क्योंकि उनके द्वारा भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में यहाँ पर अपने तर्क दिए गए हैं कि क्या होना चाहिए, लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके पक्ष में यहाँ पे क्या तर्क हैं, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसे विधि आयोग यहाँ पे कहता है कि विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन हेतु यहाँ पे विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा मूलाधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच यहाँ पे एक द्वंद्व को प्रभावित है, और इस द्वंद्व के कारण यहाँ पर ये थोड़ा सा इसे लागू करने में समस्याएं आएंगी। दूसरा, भारत देखा जाए तो एक बहुलवादी संस्कृति के साथ ही महिला अधिकारों की सर्वोच्चता के मुद्दे को भी यहाँ पर इंगित करता है। वर्तमान में देखा जाए तो कई सारे लॉ बोर्ड के द्वारा भी कार्रवाइयों के मद्देनजर विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म संस्थान का यहाँ पे कर्तव्य होना चाहिए। विधि आयोग ये भी कहता है कि समाज में समानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रूढ़ियों की समीक्षा होनी चाहिए, और इसलिए सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की जरूरत है, जिससे कि उनमें संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्यों को सामने लाया जा सके। तो समस्याएं मूल रूप से क्या है? विधि आयोग इस पक्ष पर तर्क देता है कि देखिए सभी धर्म अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन हर धर्म में कुछ न कुछ यहाँ पे समस्याएं बनी हुई हैं। हमें उन्हीं रूढ़ियों को यहाँ पर आपको हटाना होगा और इस धर्म के विभिन्न पक्षों को, कानूनों को, प्रक्रियाओं को यहाँ पर बेहतर बनाना होगा। इसके साथ साथ वो ये भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिए।
लड़कों और लड़कियों की विवाह की 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक के रूप में तय करने की सिफारिश की गई है, जिससे समाज में यहाँ पे समानता स्थापित की जा सके। चलिए, ये तो हो गया सभी पक्षों के बारे में हमने देख लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, भारत में इसकी स्थिति क्या है, इसके पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके पक्ष विपक्ष में क्या तर्क देते हैं और विधि आयोग इसके संदर्भ में क्या करता है। अब यहां पर आता है कि इसका सार निकल के क्या आता है कि हम इसे फ्यूचर के दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ पक्ष हैं, कुछ पहलू हैं, उनको ध्यान रखिएगा। पहला चीज, एक अप्रोच यहां पे अपनाई जा सकती है, ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच। इसका क्या मतलब होता है कि भारत में यदि यूसीसी लागू करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया यहां पर आपको लागू करनी चाहिए और यहां पे ये ना कि सर्वव्यापी बहुप्रयोजी दृष्टिकोण हो, महज समान संहिता लागू किए जाने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एक उपयुक्त न्यायपूर्ण संहिता को लागू करना, जहां पे सभी पक्षों को शामिल करना हो, सभी पक्षों की रूढ़ियों को दूर करना हो, एक ऐसा कानून लेकर आया जाए जो सभी को सर्वमान्य हो और ऐसा कानून हो जो कि सभी को यहां पर कहते हैं उसे स्वीकार करें, उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, सामाजिक अनुकूलनशीलता पर हमें विचार करना होगा। इसके लिए समान नागरिक संहिता का खाका तैयार करते समय यूसीसी की सामाजिक अनुकूलनशीलता पर विचार करने की यहां पर आवश्यकता है। व्यक्तिगत कानून उन क्षेत्रों से आरंभ करना उपयुक्त होगा जो सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत और निर्विवाद हैं, जैसे कि विवाह और तलाक संबंधी कानून। इसके साथ यूसीसी के लिए सर्वसम्मति और समर्थन के लिए निर्माण में मदद कर सकता है। साथ ही नागरिकों के समक्ष विद्यमान कुछ सर्वाधिक दबावकारी मुद्दों को भी संबोधित कर सकता है। इसके साथ साथ हितधारकों के साथ यहां पे चर्चा एवं विचार विमर्श, इसके साथ ही यूसीसी को विकसित करने लागू करने की प्रक्रिया में धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, समुदाय के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को संलग्न किया जाना उपयुक्त होगा। इससे यह भी सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि समान नागरिक संहिता विभिन्न पक्षों के समूहों के विविध दृष्टिकोणों और आवश्यकताओं को यहां पे ध्यान में रखेगी और इससे सभी नागरिकों के द्वारा उचित एवं वैध रूप से यहां पर देखा जा सकेगा। तो कहने का मतलब है, कोई भी कानून इस तरीके से लागू किया जाए जो सभी के लिए स्वीकार्य हो, चरणबद्ध तरीके से लेकर चला जाए, एक एक करके यहां पर चीजों को सहमति बनाई जाए, उन्हें लागू किया जाए और फिर धीरे धीरे यहां पर एक समान रूप से इसे लागू किया जाए। वो किसी तरीके से जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और वहां पर सभी को इसे स्वीकारने में यहां पे समय लग सकता है। इसलिए प्रारंभ वहीं से करें जहां पर जो पक्ष यहां पर सभी को स्वीकार हो। चर्चा पर चर्चा करने के बाद एक एक करके हम यहां पर ऐसे पक्षों को लेकर आगे बढ़ें। चलिए, आज के लिए यहां पर एक प्रश्न आपको देते हैं, अभ्यास प्रश्न, क्योंकि मेंस आपका होने वाला है तो आप इस पर एक क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है, भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष में विपक्ष के तर्कों की विवेचना कीजिए और देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर इस तरह की संहिता के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। 200 शब्दों में इस क्वेश्चन के यहां पर आंसर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे एक और मेंस के टॉपिक को लेकर के। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।